11 जनवरी 1982। मुंबई की सुबह हमेशा की तरह दौड़ रही थी। लोकल ट्रेनें भरी हुई थी, मिलों के सायरन बज रहे थे, सड़कों पर टैक्सियां भाग रही थी और हजारों लोग अपनी रोजी की तलाश में निकल चुके थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि दोपहर होते होते यही शहर एक ऐसी खबर से जम जाएगा जो आने वाले कई दशकों तक मुंबई पुलिस और अंडरवर्ल्ड की दिशा बदल देगी। वडाला के एक बस स्टॉप के पास गोलियां चली थी। कुछ ही मिनटों में खबर पूरे शहर में फैल गई। मुंबई का सबसे तेज दिमाग वाला गैंगस्टर मान्या सुर्वे पुलिस की गोलियों से गिर चुका था, लेकिन पुलिस को उसका ठिकाना मिला कैसे? क्या मान्या सच में पुलिस पर गोली चलाने वाला था, या उसे पहले से तैयार किए गए जाल में बुलाकर खत्म कर दिया गया? और सबसे बड़ा सवाल, एक पढ़ा लिखा, अंग्रेजी बोलने वाला और अच्छे अंकों से कॉलेज पास करने वाला युवक मुंबई के सबसे खतरनाक अपराधियों में कैसे बदल गया? ये कहानी सिर्फ एक गैंगस्टर की नहीं है। ये कहानी है अन्याय, गुस्से, बदले, सत्ता और उस एक गलत फैसले की जिसने मनोहर सुर्वे को मान्या सुर्वे बना दिया। मान्या सुर्वे का असली नाम मनोहर अर्जुन सुर्वे था। उसका जन्म 1944 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के रणपुर गांव में हुआ। बचपन में उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली। नए परिवार में उसे एक सौतेला पिता और बड़ा भाई भार्गव सुर्वे मिला। दोनों भाई सौतेले थे, लेकिन रिश्ता सगे भाइयों जैसा था। वे एल्फिंस्टन रोड के पास एक चौल में रहने लगे। उसके सौतेले पिता कपड़ा मिल में काम करते थे, लेकिन कमाई इतनी नहीं थी कि घर आसानी से चल सके। गरीबी ने दोनों भाइयों पर अलग अलग असर डाला। भार्गव ने जल्दी पैसा और दबदबा पाने के लिए गलत रास्ता चुन लिया। छोटी लड़ाइयों से शुरू हुआ उसका सफर जल्द ही दादर के आगर बाजार तक पहुंच गया। लोग उसे भार्गव दादा कहने लगे। दूसरी ओर मनोहर किताबों में डूबा रहता था। वह पढ़ाई में तेज, कपड़ों में सलीकेदार और बातचीत में प्रभावशाली था। 12वीं के बाद उसे दादर के कीर्ति कॉलेज में दाखिला मिला। कॉलेज में उसकी पहचान एक होशियार, आत्मविश्वासी और आकर्षक छात्र की बनी। कहा जाता है कि उसने स्नातक की पढ़ाई बहुत अच्छे अंकों से पूरी की। उस दौर में गरीब परिवार से आने वाले किसी युवक का कॉलेज तक पहुंचना ही बड़ी बात थी। अगर जिंदगी यहीं तक सीधी रहती तो शायद मनोहर किसी दफ्तर में नौकरी करता, अपना परिवार बसाता और सम्मान के साथ जीता। लेकिन उसके भाई की दुनिया बार बार उसके दरवाजे तक पहुंचती रही। जब भी भार्गव किसी मामले के बाद मुंबई से गायब होता, पुलिस मनोहर को उठा लेती, उससे पूछताछ होती, उस पर दबाव डाला जाता और कई बार उसके साथ कठोर व्यवहार भी किया जाता। मनोहर के भीतर पुलिस और व्यवस्था के खिलाफ गुस्सा जमा होने लगा। उसे लगने लगा कि वह निर्दोष होकर भी अपराधी की तरह देखा जा रहा है। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह अपने भाई के कुछ साथियों के करीब आने लगा। इसी दौरान उसकी मुलाकात स्थानीय अपराधी सुमेश देसाई से हुई। यह दोस्ती उसे उस दुनिया के और करीब ले गई जहां से वापसी आसान नहीं थी। फिर आया 1969। एक स्थानीय कारोबारी दांडेकर की हत्या के मामले में भार्गव और उसके साथियों के साथ मनोहर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप था कि दांडेकर को हॉकी स्टिक और बांस से पीटा गया था। मनोहर ने खुद को निर्दोष बताया, लेकिन अदालत ने उसे भी उम्र कैद की सजा सुना दी। यही वह मोड़ था जहां मनोहर की पुरानी जिंदगी खत्म हुई और मान्या सुर्वे के जन्म की शुरुआत हुई। यरवदा केंद्रीय कारागार की दीवारों के भीतर उसने किताबों से ज्यादा अपराधियों को पढ़ना शुरू किया। वहां उसकी मुलाकात शेख मुनीर से हुई, जो आगे चलकर उसका सबसे भरोसेमंद साथी बना। जेल में मान्या का कई कैदियों के साथ टकराव हुआ। उसके तेज स्वभाव और बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जेल प्रशासन ने उसे बाद में रत्नागिरी जेल भेज दिया। जेल में वह अपराध आधारित उपन्यास पढ़ता था। वह उनमें लिखी योजनाओं, भागने के रास्तों और पुलिस की कमजोरियों को समझने लगा। धीरे धीरे उसके भीतर एक खतरनाक सोच पैदा हुई। अगर व्यवस्था ने उसे अपराधी घोषित कर ही दिया है तो अब वह ऐसा नाम बनाएगा जिसे पूरा शहर याद रखे। लेकिन नाम बनाने के लिए पहले जेल से निकलना जरूरी था। नवंबर 1979 में मान्या ने जेल की खराब सुविधाओं का आरोप लगाकर लंबी भूख हड़ताल शुरू कर दी। उसका वजन तेजी से गिरने लगा और उसकी हालत बिगड़ गई। जेल प्रशासन को डर था कि उसकी मौत जेल के अंदर हो सकती है, इसलिए उसे इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। यही उसकी योजना का पहला हिस्सा था। कुछ दिनों तक मान्या ने अस्पताल में बिल्कुल सामान्य व्यवहार किया। फिर आई 24 नवंबर की रात। उस रात शेख मुनीर और बाजिया पाटिल उससे मिलने अस्पताल पहुंचे। ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों की आंखों में मिर्च पाउडर फेंका गया और मान्या को अस्पताल से बाहर निकाल लिया गया। जब तक पुलिस कुछ समझ पाती, मान्या गायब हो चुका था। इस फरारी ने पूरे महाराष्ट्र को चौंका दिया। एक उम्र कैद का कैदी अस्पताल से फरार हो गया था और पुलिस के पास उसका कोई सुराग नहीं था। उस वक्त मुंबई की अंडरवर्ल्ड पर हाजी मस्तान, वरदराजन मुदलियार और करीम लाला जैसे बड़े नामों का दबदबा था। मान्या ने कथित रूप से इन स्थापित गिरोहों के करीब जाने की कोशिश की, लेकिन उसे किसी ने अपने गिरोह में जगह नहीं दी। इस अपमान ने उसके भीतर नया गुस्सा पैदा कर दिया। उसने तय किया कि अब वह किसी और के गिरोह में शामिल नहीं होगा। वह अपना गिरोह बनाएगा, एक ऐसा गिरोह जिसका नाम सुनकर मुंबई के पुराने डॉन भी सावधान हो जाए। मान्या ने शेख मुनीर, बाजिया पाटिल और कुछ स्थानीय अपराधियों को अपने साथ लिया। उसके गिरोह में हर व्यक्ति की भूमिका पहले से तय रहती थी। कोई हथियार संभालता,
कोई जानकारी जुटाता और कोई नए लड़कों को तैयार करता। हर अपराध का असली दिमाग मान्या खुद था। 5 अप्रैल 1980 को उसने बंदूक के बल पर एक एम्बेसडर कार छीनी। इसके बाद लूट की वारदातों का सिलसिला शुरू हो गया। लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी से रुपये लूटे गए। कुछ ही दिनों बाद उसके विरोधियों पर हमले हुए और मुंबई की गलियों में उसका नाम डर के साथ लिया जाने लगा। लेकिन मान्या केवल ताकत पर भरोसा नहीं करता था। वह किसी भी वारदात से पहले पुलिस की आवाजाही देखता, आने जाने के कई रास्ते तैयार करता और पकड़े जाने की स्थिति के लिए अलग योजना बनाता। कहा जाता है कि उसने जेम्स हेडली चेज के अपराध उपन्यासों से प्रेरणा लेकर सरकारी दूध योजना का पैसा लूटने की रणनीति बनाई। मुहिम से चोरी की गई कार का इस्तेमाल कर गोवंडी की दूध योजना से बड़ी रकम लूटी गई। अपराध के बाद कार को बांद्रा के पास उसी अंदाज में छोड़ दिया गया जैसा उसने उपन्यास में पढ़ा था। इसके बाद बैंक और नकदी ले जाने वाली गाड़ियों को निशाना बनाया गया। हर सफल वारदात के साथ मान्या का आत्मविश्वास और खतरा दोनों बढ़ते गए। मीडिया ने उसे एजुकेटेड डॉन कहना शुरू कर दिया। उसकी अंग्रेजी बोलने की शैली, साफ कपड़े, मजबूत शरीर और सटीक योजना ने उसे आम अपराधियों से अलग पहचान दी। पुलिस उसे पकड़ने के लिए छापे मारती, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही वह ठिकाना बदल चुका होता था। ऐसा लगने लगा था कि मान्या पुलिस से हमेशा एक कदम आगे चलता है। लेकिन जितनी तेजी से उसका नाम बढ़ा, उतनी ही तेजी से उसके दुश्मन भी बढ़ रहे थे। उसी दौर में एक और महत्वाकांक्षी नाम उभर रहा था, दाऊद इब्राहिम। दाऊद का लक्ष्य तस्करी और संगठित कारोबार के जरिए एक बड़ा नेटवर्क खड़ा करना था, जबकि मान्या का असर मुंबई की सड़कों, लूट और स्थानीय गिरोहों पर बढ़ रहा था। दूसरी ओर पठान गिरोह और दाऊद के लोगों के बीच तनाव तेजी से बढ़ता जा रहा था। फिर एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने मान्या की मौत की उलटी गिनती शुरू कर दी। 12 फरवरी 1981 की रात दाऊद के बड़े भाई साबिर इब्राहिम को निशाना बनाया गया। कथाओं के अनुसार मान्या सुरवे, अमीरजादा खान और आलमजेब खान ने कई दिनों तक साबिर की गतिविधियों पर नजर रखी थी। उस रात साबिर अपनी कार में बाहर निकला था। एक पेट्रोल पंप के पास उस पर हमला हुआ और उसकी मौत हो गई। इस हत्या ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड में खुली जंग छेड़ दी। दाऊद के लिए अब यह केवल गिरोह की लड़ाई नहीं, यह उसके परिवार का बदला था। कई रिपोर्टों और अपराध कथाओं में दावा किया गया कि साबिर की हत्या के बाद मान्या की हर गतिविधि की जानकारी पुलिस तक पहुंचाई जाने लगी। मुंबई पुलिस भी भारी दबाव में थी। जेल से फरार एक अपराधी लगातार वारदातें कर रहा था और पुलिस बार बार खाली हाथ लौट रही थी। 22 जून 1981 को मान्या का सबसे भरोसेमंद साथी शेख मुनीर गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उसके गिरोह के कई दूसरे सदस्य भी पकड़े गए। 9 नवंबर को भिवंडी के एक ठिकाने पर पुलिस ने छापा मारा, लेकिन मान्या कुछ समय पहले ही वहां से निकल चुका था। अब पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए एक विशेष टीम तैयार की। इस टीम में इंस्पेक्टर इसाक बागवान, राजा तांबट और वरिष्ठ इंस्पेक्टर वाई.डी. भिड़े जैसे अधिकारी शामिल थे। कई पुलिसकर्मी अलग अलग इलाकों में मान्या की तलाश कर रहे थे। मान्या अकेला चलता था, लेकिन खतरा पूरे गिरोह जितना था। उसके पास हथियार रहते थे। वह लगातार ठिकाने बदलता था और अपनी अगली चाल आसानी से किसी को नहीं बताता था। लेकिन एक व्यक्ति के सामने उसकी सावधानी कमजोर पड़ जाती थी, उसकी प्रेमिका विद्या। करीब 2 महीने की निगरानी के बाद पुलिस को खबर मिली कि 11 जनवरी 1982 को मान्या वडाला में अंबेडकर कॉलेज के पास विद्या से मिलने आने वाला है। पुलिस ने तुरंत जाल बिछा दिया। कुछ अधिकारी जीन्स और टी-शर्ट पहनकर छात्र बन गए। कुछ वरिष्ठ अधिकारी प्रोफेसर जैसे कपड़ों में खड़े हुए। हथियार मोटी किताबों और कपड़ों के भीतर छिपाए गए। दोपहर लगभग 1:30 बजे तक 18 पुलिसकर्मी 3 टीमों में पूरे इलाके में फैल चुके थे। हर नजर सड़क पर थी। हर अधिकारी केवल एक चेहरे का इंतजार कर रहा था। करीब 20 मिनट बाद एक टैक्सी आकर रुकी। टैक्सी का दरवाजा खुला और मान्या नीचे उतरा। कहा जाता है कि कुछ कदम चलते ही उसे आसपास के माहौल पर शक हो गया। उसने चारों ओर देखा। चेहरे सामान्य लग रहे थे, लेकिन कुछ निगाहें लगातार उसका पीछा कर रही थी। मान्या ने अपनी जेब की ओर हाथ बढ़ाया, जहां वेबली स्कॉट रिवॉल्वर होने की बात कही जाती है, लेकिन उससे पहले गोलियां चल गई। इंस्पेक्टर इसाक बागवान और राजा तांबट ने फायर किया। मान्या को कई गोलियां लगी और वह सड़क पर गिर गया। उसे एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। और यहीं से ये कहानी और रहस्यमय हो जाती है। पुलिस ने कहा कि मान्या ने हथियार निकालकर गोली चलाने की कोशिश की थी, इसलिए अधिकारियों को आत्मरक्षा में फायर करना पड़ा। लेकिन आलोचकों ने आरोप लगाया कि मान्या को जीवित पकड़ने के बजाय योजनाबद्ध तरीके से खत्म किया गया। अस्पताल पहुंचने में हुई देरी पर भी सवाल उठे। सच क्या था? इसका अंतिम जवाब आज भी बहस का हिस्सा है। लेकिन एक बात तय थी, मान्या सुरवे की मौत ने मुंबई पुलिस की रणनीति बदल दी। इसे शहर की शुरुआती और सबसे चर्चित पुलिस मुठभेड़ों में गिना गया। इसके बाद अपराधियों के खिलाफ मुठभेड़ आधारित कार्रवाई का दौर तेज हो गया। मान्या मर चुका था, लेकिन उसके बाद मुंबई का अंडरवर्ल्ड
और ज्यादा खतरनाक हो गया। पुराने गिरोह कमजोर होते गए और दाऊद का नेटवर्क लगातार मजबूत होता गया। बाद के वर्षों में वही नेटवर्क मुंबई और पूरे देश के लिए कहीं बड़ा खतरा बना। मान्या सुरभि की कहानी पर कई किताबें, लेख, वृत्तचित्र और फिल्में बनी। 1990 की फिल्म अग्निपथ के विजय दीनानाथ चौहान के चरित्र में उसकी छवि की झलक देखी गई। 2013 में बनी फिल्म शूट आउट एट वडाला ने मान्या की कहानी को नई पीढ़ी के बीच फिर से लोकप्रिय कर दिया। लेकिन फिल्मों की चमक से अलग असली कहानी का अंत बिल्कुल साफ है। मनोहर सुरभि के पास शिक्षा थी, बुद्धि थी और बेहतर जिंदगी बनाने की क्षमता थी। व्यवस्था ने उसके साथ अन्याय किया हो सकता है, लेकिन जेल से भागने, गिरोह बनाने, लूट और हत्या के रास्ते पर आगे बढ़ने का फैसला उसका अपना था। अपराध की दुनिया शुरुआत में ताकत देती है, बीच में डर पैदा करती है और अंत में सब कुछ छीन लेती है।